आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। शाम की 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है बड़ी बहस मुकाबला का। हरियाणा के नूह में कल जो देखने को मिला वो दिल दहला देने वाला था, क्योंकि तस्वीरें देखने के बाद लग रहा है कि दंगाइयों को कोई खौफ नहीं है। बेखौफ होकर मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि दंगाइयों के पास मोटरार भी था। दंगाइयों ने उस हिंदू मंदिर को टारगेट किया जहां 3 से 4 हजार लोग शरण लिए हुए थे। इस मंदिर पर हमला करने के लिए दंगाई बंदूक लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए थे और वहां से छिपकर लगातार गोलियां बरसाते रहे। कुछ चश्मदीद तो यहां तक कह रहे हैं कि पुलिस के सामने भी दंगाई गोलियां चलाते रहे। रेस्क्यू के लिए आई बसों पर देर रात तक फायरिंग होती रही। अंतिम बस पर भी दंगाइयों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। आप इन तस्वीरों को देखिए। ऐसी तस्वीरें तो फिल्मों में देखने को मिलती हैं कि पीछे गाड़ियां जल रही हैं और आगे दंगाई डंडा लेकर बेखौफ होकर चल रही हैं। किसी और जगह आग लगाने और बवाल मचाने के लिए जा रहे हैं। ये सब होता रहा पुलिस के सामने। यहां तक कि खुद पुलिस की गाड़ियां जलती रहीं। थाने पर भी हमला हो गया, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। बवाल के बाद हजारों लोग मंदिरों में छिपे रहे और मंदिर के चारों तरफ से पहाड़ियों से हमले होते रहे। देखते ही देखते दंगाइयों ने नूह के अलावा आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहां पर यात्रा जैसे ही प्रारंभ होती है, उसके 15 मिनट के अंदर ही उस यात्रा पर हमला कर दिया जाता है। पत्थर फेंके जाते हैं, छतों से पेट्रोल बम फेंका जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं और यहां तक कि मोर्टार भी दागी गई। पुलिस वाले भाग गए, कार्यकर्ता पीछे हटने लगे, क्योंकि मैं अग्रिम पंक्ति में उनके साथ था। मेरी कार पर भी पत्थर मारे गए, आग लगाने की कोशिश की गई। यह तय हुआ कि जहां जहां भी लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए और वापस नल्हड़ महादेव के मंदिर में पहुंचाया जाए। हम जैसे ही पीछे हटे तो पीछे भी पत्थर लगा रखे थे, यानी साफ था हमको घेर कर चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी और मारा जाए, जलाया जाए। एक व्यक्ति को गोली मारकर उसी की कार के अंदर डालकर कार को आग भी लगाई गई। ये सब प्रत्यक्षदर्शियों ने वहां पर देखा। नल्हड़ महादेव मंदिर का सीन आप लोगों ने देखा होगा, दिखाया होगा। 3 तरफ पहाड़ियां हैं, एक ही तरफ रास्ता है, वही प्लेन जगह है और वहां जहां बसें खड़ी थी, कारें खड़ी थी। एक भीड़ आती है मुसलमानों की और वो सारी बसें और कारें जला देते हैं। विस्फोट होने शुरू हो जाते हैं उनके अंदर, क्योंकि पेट्रोल टैंक फटते हैं। उसके बाद गोलियां चलानी शुरू करते हैं। मेरे सामने ही मेरे 2 कार्यकर्ताओं को गोली लगी। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ मुफ्ती शामून कासमी, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ हाजिक खान है, इस्लामिक स्कॉलर स्टूडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काजिल हिंदुस्तानी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक्टिविस्ट। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं विनोद बंसल जी आपसे शुरुआत कर रही हूँ। नूह में जो कुछ भी हुआ वो किस वजह से हुआ? इतनी नफरत आ कहां से रही है कि एक दूसरे की जान के प्यासे बन जाएंगे और घेर कर मारने की कोशिश करेंगे? प्राची जी देखिए, ये नफरत का कारण है ये भड़काऊ नेता। ये नफरत का कारण है जो हिंदू द्रोही संस्कृति जो एक राजनीतिक घड़े द्वारा परोसी जा रही है। इसके पीछे जो जिम्मेदार हैं वो इस्लामिक जिहादी गैंग जो लगातार इस भारत के ऊपर हमलावर है। इसके लिए वो जिम्मेदार है प्राची जी, जो कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वोट बैंक के लालच में सेकुलर ब्रिगेड के नेता जो लगातार जो है हिंदू द्रोह का एक नामी गिरामी चेहरा बन चुके हैं, जो बार बार इस्लामिक जिहादियों को बार बार भटका रहे हैं और उनको एक मूल से हटा करके और भारत द्रोह की तरफ ले जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये जो मेवात क्षेत्र है, कोई अफगानिस्तान नहीं है, कोई पाकिस्तान नहीं है, कोई बांग्लादेश नहीं है। ये तो वो ब्रज प्रदेश है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है और वहाँ पर नल्हड़ महादेव मंदिर और ऐसे 5-6 तीर्थ बड़े जो पांडवकालीन तीर्थ हैं, उन तीर्थों की यात्रा प्रतिवर्ष करते हैं हम लोग। और जब प्रतिवर्ष यात्रा करते हैं तो क्या शासन प्रशासन को नहीं पता? क्या वहाँ के लोगों को नहीं पता? क्या लोग जो गए थे उनको नहीं पता? लेकिन अब जिस तरह से धीरे धीरे करके जो भड़काऊ गैंग है
उसके जो हथकंडे हैं वो जो सक्रिय हुए हैं उसी के कारण सारी ये सब कुछ हुआ है। अगर हमें पता होता तो हम भी तैयारी के साथ जाते, लेकिन ये अच्छा नहीं है। ये देश जो है ये धर्म प्रेमी देश है, यात्राओं का देश है, पर्वों का देश है। अगर इस देश के अंदर पांडवकालीन उस पवित्र स्थली पर भी अगर हम धार्मिक यात्रा नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कहाँ जाएंगे। आप देखिए कि ये यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से निकली ही थी कि आगे से भी पथराव, पीछे से भी पथराव, चारों तरफ से घेर लिया गया। बचने के लिए जिस मंदिर में हम रुके उस मंदिर के चारों तरफ पहाड़ियों थे, 3 तरफ से पहाड़ियों से गोलाबारी हो रही थी और शासन प्रशासन मूक दर्शक लगा हुआ था। जिहादियों के जो मोडस ऑपरेंडी है प्राची जी, बिल्कुल वही था जो कि बाहर होता है। संपूर्ण विश्व के अंदर एक ही मोडस ऑपरेंडी है इनकी, ठीक है, कि आखिरकार जो भी इनको नहीं मानता उन पर हमला करो। चलिए, पत्थर से, लाठियों से, बम से, पेट्रोल बम से, ये इस तरह के हमले होते रहे। ठीक है, लेकिन क्या तो इसमें विनोद बंसल जी, आपने जिस नफरत की बात कही, आपने कहा नफरत फैलाने की कोशिश है, नफरत भरते हैं कुछ राजनीतिक दल अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और उसका नतीजा है कि इस तरीके से हिंसक तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या इसके लिए जो राज्य की सरकार है, जो प्रशासन है, वो जिम्मेदार नहीं है कि एक यात्रा निकलनी है, तय रूट है, उसके बावजूद सुरक्षा नहीं है, उसके बावजूद आपकी लोकल इंटेलिजेंस इतनी एक्टिव नहीं है कि वो पता लगा पाए कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है? प्राची जी देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि देखिए इन जिहादियों का मोडस ऑपरेंडी सबको पता है, इनकी मानसिकता सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन शासन था तो, लेकिन नगण्य स्थिति में। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इसका इंटेलिजेंस फेल्योर था, और इसमें इंटेलिजेंस अगर ठीक से काम करती तो शायद ये हमला हमारे ऊपर नहीं होता, और जो जाने गई हैं वो जाने नहीं जाती। और लेकिन बात एक ये भी पहचानना पड़ेगा, आखिरकार ये जो जिहादी कौम है वो आखिरकार वहाँ पर जो जमातियाँ हैं, वहाँ पर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो वहाँ पर अड्डे बने हुए हैं, वो उनको नेस्तनाबूद करने का काम कब होगा? ठीक है, आखिरकार कौन करेगा? मैं जवाब ले लेती हूं। जाकर कैसा काम करेगा क्या? ठीक है सर, आपका गुस्सा है, जो कल तस्वीरें देखी हैं उससे पूरा देश गुस्से में है कि आखिर इतनी हिंसक झड़पें कैसे हो सकती हैं, दो समुदाय आमने सामने आ कैसे सकते हैं, इतना सब कुछ हो कैसे सकता है। वारिस पठान जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, AIMIM के प्रवक्ता। वारिस पठान जी, इससे पहले विनोद बंसल जी जब इस बात पर बोल रहे हैं तो वो सीधा सीधा जिम्मेदार ठहरा रहे राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को, जो भड़काते हैं लोगों को और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद भूल जाते हैं। आप तस्वीरें आपने देखी होंगी, ये तस्वीरें डराने वाली हैं, दिल दहला देने वाली हैं। कौन है इस नफरती सोच के पीछे? देखिए मैडम, बीजेपी ने 2024 की लोकसभा की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इसके पीछे जवाबदार बीजेपी की सरकार है, सरकार, प्रशासन, पुलिस, सब इसके जवाबदार है। आपको पता है ना वहाँ पर नसीर और जुनैद का किस तरह से हत्या कर दी गई थी, जिंदा उनको गाड़ी में डाल के जला दिया गया था। और जो उनका मुख्य आरोपी था मनु मनेसर, वो वांटेड था। एक वांटेड आरोपी अर्जी डालता है यात्रा के अंदर जाने के लिए, पुलिस प्रशासन उसको अरेस्ट करने की जगह उसको अलाउड करते हैं, तो पुलिस तो खुद चाहती है कि इस तरह की वहाँ पे घटनाएं हो। देखिए, या तो मैं बोलूंगा या ये बोलेंगे अर्पिता जी, नहीं तो मैं खामोश बैठता हूं। मुझे इस तरह के लोगों के साथ पहले तो मैं डिबेट में आता नहीं। उनकी बात को अपनी थोड़ी सी कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद फिर आपके पास आऊंगी, आप काउंटर कर लीजिएगा। अब वहां पर यात्रा निकली, पुलिस की जवाबदारी बनती थी कि वहां पर पुलिस प्रशासन एक्टिव रहे ताकि इस तरह की घटना न हो। उसके बाद में आप देखिए ना क्या हो रहा है वहां पर। रात को गुड़गांव सेक्टर 57 की मैं बात कर रहा हूं, मस्जिद के अंदर 200 से ज्यादा लोग घुस गए, दंगियों ने वहां पे हमला किया। एक हमारे जो मौलाना थे 19 वर्षीय मौलाना साद साहब, उनको गोली मार दी, उनकी हत्या हो गई, वो शहीद हो गए, 2 लोग हॉस्पिटल के अंदर चले गए। तो किस तरह से पुलिस प्रशासन सब क्या कर रहा है? क्या उसकी जवाबदारी नहीं बनती थी कि इस तरह की घटनाओं को रोके? मतलब देश को इस तरफ ये लेके जाना चाह रहे हैं। जिस हमने जो 9 साल के अंदर नफरत देखी है देश में, कभी इतनी नफरत नहीं फैली थी देश के अंदर। ये नतीजा है ये मोदी योगी की जो पॉलिसी ना, ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी, देश के गद्दारों को गोली मारो, आपने जिक्र नहीं किया कि यात्रा को किस तरीके से निशाना बनाया गया। आपने मोनू मानेसर का जिक्र किया। मोनू मानेसर पर कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या यह ठीक है कि उसकी नाम की आड़ में आकर आप इतना गुस्सा हो जाएंगे, आप इतना नफरत से भर जाएंगे कि आप एक यात्रा को टारगेट करेंगे, आप मंदिर में फंसे हुए लोगों पर फायरिंग करेंगे?
देखिए, मैं हर तरह की वायलेंस का खंडन करता था, खंडन करता हूं, खंडन करता रहूंगा। मैं कभी किसी वायलेंस का समर्थन नहीं करता, मैं निंदा करता हूं इस तरह की वायलेंस का मैडम। मगर ये प्रशासन, पुलिस की जवाबदारी नहीं बनती। अभी आप देखिए ना, एक वांटेड आरोपी इंस्टाग्राम के ऊपर रील बना बना के डाल रहा है, हथियारों के फोटो के साथ, ये वो ग्लोरीफाई कर रहा है अपने आप को। उसके बीजेपी के नेता उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों अब तक उसको हिरासत में नहीं लिया गया था? तो जिसने भी हिंसा की घटना की तो पुलिस कार्रवाई करेगी। मगर वहां पर जो मस्जिद जला दी गई है उसका कौन जवाबदारी लेगा? वो जो मौलाना को मार दिया गया उसकी कौन तो इन जवाबदारी सब लेगा? पर कार्रवाई होगी ना वारिस पठान जी। मस्जिद अगर जली है तो मस्जिद जलने की घटना भी दिखाई जाएगी, मस्जिद जलने की घटना पर कार्रवाई भी होगी। एक सेकंड वारिस जी, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप सबको एक साथ बोल करके आप हिंसा की निंदा करते हैं, लेकिन आप मस्जिद को पहले पॉइंट आउट करते हैं। आप उस यात्रा में भागते हुए लोगों को तो देखिए, आप इन तस्वीरों को तो देखिए, फैमिलियों की चीख तो सुनिए, उस पर भी तो बोलिए ना कि ये गलत हुआ। नहीं तो नहीं, जो गलत है वो गलत है, जो हिंसा हुई है वो गलत है। मगर प्रशासन को पता था ना कि वहां पे जुनैद नसीर का जो हत्या करने वाला आरोपी मोनू मनेसर जो वांटेड है, जिसके ऊपर कितने सारे केसेस है, वो अरेस्ट नहीं हुआ है। वो वहां से वीडियो बना बना के डाल रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर। वो इस तरह की घटनाओं के अंदर वो लेकिन शामिल आप है। इसे एक्सक्यूज नहीं बना सकते ना वारिस पठान जी कि मोनू मानेसर ने अगर वीडियो बना दी तो आपको एक लाइसेंस मिल गया कि आप हिंसक झड़पें कर सकते हैं, आप गाड़ियां जला सकते हैं, आप लोगों के घरों को तोड़ सकते हैं, अस्पताल तोड़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना मैडम, आपकी बात गलत है। वो एक वांटेड आरोपी है जिसके ऊपर संगीन गुनाह है, जिसके ऊपर संगीन आरोप यह है कि उसने जुनैद और नसीर को जिंदा गाड़ी के अंदर डाल के जला दिया था। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ वारिस पठान जी, मैंने एक बार भी इनकार नहीं किया। मैं ये कह रही हूँ कि उसकी आड़ में लाइसेंस नहीं मिल जाएगा किसी को। विनोद बंसल जी, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमान। नहीं मिलता। मोनू मानेसर पर सवाल है। देखिए, ये जिस तरह का आपके नेशनल चैनल पर, हाँ बिल्कुल, मैं मोनू मानेसर पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं कि जिस तरह से वो छोड़ो, आप नेशनल इंटरनेशनल चैनल की बात छोड़ो। ये बताओ सबसे पहले मोनू मानेसर को मैं इनको कहना चाहता हूं, देखिए मैं इंस्टाग्राम के ऊपर गन फ्लोट कर रहा है, सबको दिखा रहा है कि अगर कोई आएगा तो विनोद बंसल जी एक बार टोकने पर रुक गए थे। मेरे बीच में बोले थे ना, मैं बोलूंगा। नहीं, एक बार टोकने पर रुक गए थे सर, आपने आपत्ति जताई थी, वो रुक गए थे, इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का। बोलिए विनोद बंसल जी। प्राची, मैं कह रहा हूं, देखिए मोनू मानेसर के बारे में जो इन्होंने कहा बिल्कुल सिरे से जो है ना तथ्यात्मक रूप से झूठ है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि न तो वो था, न उसने कोई वीडियो जारी किया। ये जो वीडियो जिस सोशल मीडिया पे इन्होंने 3 दिन पहले जारी भड़काया, वो पिछले साल का था वीडियो। आपको क्या, मैं आ रहा हूं वहां पर, इसका मतलब ये नहीं था वो था। एक बात। दूसरी बात, अगर था तो क्या वो अपराधी था? क्या वो हत्यारा था? क्या उसके ऊपर आप उसकी वजह से सारे महिलाओं को, बच्चों को और तीर्थ यात्रियों को जान ले लोगे उनकी? क्या आप उनकी नृशंस हत्या कर दोगे? ये ठेकेदारी किसने दी आपको? ये जिहादी मानसिकता त्यागनी पड़ेगी मौलाना। और ये देखिए, ये पार्टी कोई भी हो, ये मुसलमान इनके नाम में लिखा हुआ है। ये जो मुसलमान हैं, ये मुसलमानों को ही खा जाएंगे मुझे लगता है, जो जिस तरह की इनकी मानसिकता है। ठीक है, इनकी इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। नहीं सर, मोनू मानेसर का वीडियो पुराना था, वायरल किया गया, वायरल नहीं किया गया, उसके बाद जो कुछ हुआ उसे कोई जस्टिफाई नहीं करेगा। लेकिन मोनू मानेसर पर तो आरोप तो है ना, वो तो जांच के बाद तय होगा ना। वो आप और मैं बैठकर ये तय नहीं कर देंगे कि मोनू मानेसर निर्दोष है कि नहीं है। आरोप है तो नहीं, लेकिन आरोप है तो क्या आप उसको मार दोगे? आरोप है तो एक आरोपी के आने से क्या पूरी जनता को मार दोगे? एक आरोपी अगर भारत में रहता है, भारत पर बम फोड़ दोगे? कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इस घटना को मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ सर, मोनू मानेसर पर भी जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं होगा तो सवाल आप लोगों पर भी खड़े हो जाएंगे। खैर, चूंकि आप सोच पर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं, मेरे साथ हाजिक खान जी हैं। हाजिक खान जी, हमारा क्लियर है। ठीक है प्राची जी, हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। हम किसी अपराधी के साथ नहीं खड़े हुए और किसी निरपराधी के विरुद्ध कोई अपराध साबित करने की जो कुचेष्टा करेगा, उस पर हमला करेगा, उसका जवाब भी देंगे। ठीक है हाजिक खान जी, ये नफरत क्या जरूरी है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो गाड़ियां जली हुई देख रहे हैं, लोगों पर पत्थरबाजी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कौन लोग हैं? क्यों भड़काया जा रहा है एक समुदाय विशेष को कि यात्रा निकल रही है तो आइए पत्थरबाजी करिए, मंदिर में लोग हैं तो घेर कर फायरिंग कर दीजिए? रांची जी, सबसे पहले तो मेवात के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हम 5 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर एक धारा 144 लगाई गई है, उनसे कहेंगे कि शांति की तरह हिंदुस्तान में रहें। ये जो चाहे किसी मुसलमान का कत्ल हुआ हो या किसी मंदिर पे हमला हुआ हो या किसी मस्जिद पे हुआ,
ये राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्र के लोगों को नुकसान पहुंचाया गया है, राष्ट्र के लोगों का कत्ल किया गया है। ये राष्ट्रभक्ति नहीं, ये धर्म नहीं, ये देशभक्ति नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि इस सारी घटना की किसकी वजह से बनी, वजह कौन बना। इसकी मनोज बंसल जी, एक कातिल को जिसके ऊपर 2 आदमी को जिंदा जलाने का आरोप है, उन्हें कह रहे हैं कि उस पर कोई वो नहीं है, वो तो एक बहुत साधु आदमी है। इस तरह की बात करके देश के अंदर एक नेगेटिव चीज आएगी। हम ये कहते हैं घटना गलत हुई, हमारे राष्ट्र की बदनामी हो रही है, हमारे देश की बदनामी हो रही है, हरियाणा की बदनामी हो रही है। रही बात मैडम, जब से भारतीय जनता पार्टी जब डबल इंजन की सरकार आई, चाहे गुजरात में आई अटल जी के ज़माने में, या आज मणिपुर में है, या हरियाणा में है, या उत्तर प्रदेश में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, मुल्क में ये हो जाता है कि हादसे इतने ज़्यादा हैं, वतन में अपने खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं, और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंसू। हमें भाईचारे के साथ, एकता के साथ रहना होगा। कोई घटना नहीं, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, यहाँ पुलिस फेल है, यहाँ इंटेलिजेंस फेल है। हाजिक खान जी, ये सवाल आपके सारे ठीक है, यहाँ प्रशासन फेल है, यहाँ पुलिस की लापरवाही है, यहाँ पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए था। लेकिन ये मोनू मानेसर की आड़ में इतनी बड़ी हिंसा करने का आप समर्थन करते हैं, आप एकता की बात यहाँ बैठकर कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को कौन सिखा रहा है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो आग लगा रहे हैं? देखिए मैडम, ना आप बता सकती हैं, तफ्तीश की बात है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि चाहे दोनों तरफ से पत्थर बिक रहे थे। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ से दिखा रहे हैं, मंदिर में भी हुआ, मस्जिद में हुआ, घटना दोनों तरफ से हुई है। हम ये कहते हैं कि ये लोग ना तो मजहबी हैं, ये देश के लिए अफरा तफरी के लिए हैं, ये कातिल लोग हैं, ये दरिंदे हैं, ये शैतान हैं, ये लोग हमारे मुल्क की माहौल को खराब करते हैं। हम ऐसे लोगों को कंडेम करते हैं, वो किसी मजहब के हों, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, लेकिन इस घटना की जिम्मेदारी उस पर जाती है। यानी एक आदमी की प्लानिंग बता दी जाती है कि इसने प्लान कर दिया, एक आदमी अलग ऐलान अपनी बाइट दे रहा है, लोगों को यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है। जिस तरीके से इस वारदात को, जिस तरीके से इस दंगे को अंजाम दिया गया है, ये प्लानिंग के साथ ही हो सकता है। क्या आप एक कॉल पर इतनी सारी भीड़ को इकट्ठा कर पाएंगे? क्या आप 1 मिनट में इतनी सारी भीड़ को हाथों में पत्थर लेकर बुला पाएंगे? पहले से डिस्कशन होगा, पहले से जानकारी होगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे वो चैट भी है जिसमें जानकारी दी जा रही है कि यात्रा यहाँ से यहाँ निकल गई। रांची यात्रा पहले से भी निकल रही है और बड़ी शांतिपूर्ण निकली। इससे पहले भी क्या पहली बार निकली है? इससे पहले भी ये यात्रा इस मंदिर से निकलती रही है, लेकिन वहां हिंदू मुसलमान सब मिल के इस यात्रा को निकलवाते थे। आखिर ये घृणा कौन फैला रहा है? इसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, सरकार की है। और मैं कहता हूं हरियाणा सरकार भी फेल है। मैं इसमें सरकार को क्लीन चिट नहीं दे रही हूं सर, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि एकता की बात अगर आप यहाँ बैठकर कर रहे हैं तो वो जमीन पर क्यों नहीं उतर पा रहा है? सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार को काम करने वाला बंसल जी बराबर का जिम्मेदार है। आप करें या मैं करूं, किसी भी कातिल की हिमायत करने वाला उतना ही बड़ा जिम्मेदार है जो उसकी हिमायत नहीं कर सकता किसी की। एक सेकंड रुक जाइए। हाजिक खान जी कह रहे हैं कि हिंसा की हिमायत हम नहीं कर रहे, वारिस पठान जी भी कह रहे हैं हिंसा की हिमायत हम नहीं कर रहे, लेकिन ये फिर कर कौन रहा है? ये कौन लोग हैं जो सड़क पर आकर एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, मंदिर में फंसे हुए लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं, तो मस्जिद को भी जला रहे हैं? ये वही लोग हैं जो ऐसे लोगों से इंस्पायर्ड हुए जो ये कहते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम जो 20 करोड़ है ना, हम 80 करोड़ को दिखा देंगे। ये उन्मादी जिहादियों की ब्रेन डेड ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बीज की जो भीड़ है, ये ऐसे लोगों से ही प्रभावित मैं जरा बोलना चाहूंगा। बीच में मत बोलो, आवाज बंद करो। जब विनोद भाई बोल रहे हैं तब क्या बोलते हैं? इन जैसे लोगों से, मैं भी तुम जैसे लोगों से डिबेट नहीं करती हूँ, और हम जैसे लोग हैं ना, तभी तुम जैसे लोग इस देश में। ओ मैडम, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ओ मैडम, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, जुबान संभाल के बात कर रहा हूँ। मैं एंकर से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। रुक जाइए। आप अपनी हद में रहो। आप वुमेन विक्टिम कार्ड नहीं खेलना मेरे सामने बैठ के। वुमेन विक्टिम कार्ड नहीं खेलना मेरे सामने बैठ के। अरे किसने भड़काया हमको मालूम है? हाँ, यही वो लोग हैं जिन्होंने कहा था ना धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों का नरसंहार कर दो। ये वो लोग हैं जिन्होंने भड़काया है सब कुछ। आज ट्रेन में गोली मार दिया वो आतंकवादी आपका था ना आदमी। ट्रेन के अंदर आरपीएफ जवान ने जिनको गोली मार दिया मुसलमानों को, किसका आदमी था? वारिस पठान जी और काजल हिंदुस्तानी जी, वारिस पठान जी मुझसे बात कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, और मैं आप दोनों से अपील करूंगी, सबसे अपील करूंगी, प्लीज कोई पर्सनल मत होइए किसी के साथ, प्लीज।
नहीं, कोई पर्सनल नहीं। काजल हिंदुस्तानी जी प्लीज अपनी अपनी भाषा पे आप भी संयम रखिए, प्लीज आप भी संयम रखिए। किसी पर पर्सनल टिप्पणी मत करिए, किसी के खिलाफ ऐसे शब्द इस्तेमाल मत करिए जो अपमानजनक है। रुक जाइए वारिस जी, आप बोलिए काजल जी। चलो हटो, निकलो यहाँ से। तुम जैसे लोगों को मैं मुंह ना लगाऊं, जूतों से पीटूंगी किसी दिन बुरी तरह। काजल हिंदुस्तानी जी प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, किसी से पर्सनल मत हुइए, किसी से पर्सनल मत हुइए मैडम। आप मेवात पर आकर बोलिए, मेवात पर आकर बोलिए। मुझसे बात कर रहे थे वारिस जी, आपसे नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अपने लिए समय मांग रहे थे। बोलिए काजल हिंदुस्तानी जी। आपसे बात भी नहीं करना चाहता मैं। प्राची जी, इनको मेरे साथ में फ्रेम से हटाइए, मैं इनके साथ बात भी नहीं करना काजल चाहता। हिंदुस्तानी जी वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, वो आपसे बात नहीं कर रहे थे मैडम, आपको गलतफहमी हुई है। आप थोड़ा सा आगे निकल जाइए, छोड़िए, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये नफरत के बीच कौन हो रहा है? काजल अपनी बात कीजिए, प्राची जी आपसे बात करें, सवाल का जवाब दीजिए। दूसरे के साथ बदतमीजी करने की जरूरत ही नहीं है, दूसरे का तस्करा करने की जरूरत ही नहीं है। रुक जाइए हाजिर जी, बोलिए। दिल्ली में मोहर्रम के जुलूस में पत्थरबाजी किसने करी? मोहर्रम के जुलूस में दिल्ली में पुलिस हर बार इन लोगों के स्कॉलर ताकि बैठते हैं और ऐसे आतंकवादियों को पालते पोसते हैं और इनके कृत्यों को व्हाइट वॉश करते हैं। इस देश को समझना होगा, इस देश की जनता को समझना होगा कि जब तक ऐसे आतंकवादियों को पालने पोसने वालों पर कमान नहीं कसी जाएगी, तब तक ये ब्रेन डेड ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बीज़ की जो गैंग है इसी तरह से हिंदुओं को अपने ही देश में परेशान करती रहेगी। ठीक है, ठीक है कासमी साहब, ये कौन परेशान कर रहा है? ये हिंदू मुस्लिम के बीच कौन बो रहा है? जहां हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, वहां इस हिंसा की जगह कैसे पैदा हो गई? हाँ, मैं सबसे पहले इस हिंसा की निंदा करता हूँ और मेवात के समझदार लोगों से कहना चाहता हूँ कि वहाँ शांति बनाए रखें। शांति हमारा कर्तव्य है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी निहायत संवेदनशील व्यक्ति हैं। मैं ये चाहूँगा कि इन उपद्रवियों का, जिन्होंने भी वहाँ की शांति को ख़त्म किया है, इन्होंने हमारे दूध और खून के रिश्ते की पवित्रता को अपवित्र किया है। मैं आज ये बात कहना चाहूँगा कि इस साजिश का पता लगाना चाहिए। एक षड्यंत्र है कि इसके पीछे कौन है। वहाँ के वो गरीब लोग क्या इतने बड़ी बड़ी चीज़ें ला करके इतनी बड़ी हिम्मत कर सकते हैं? इसके पीछे कोई साजिश है और इस साजिश का पता लगाना चाहिए और फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आज ये समझता हूँ कि देश का माहौल, देश में सारे काम अच्छे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये षड्यंत्रकारी कहीं भी हों, चाहे वो मणिपुर के अंदर हो और चाहे वो आज मेवात के अंदर हो, इन शांति की जगहों को कौन इन्हें अशांतियों बदल रहा है, वो सब क्लियर हो रहा है। मैं समझता हूं कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर सब लोग आ गए हैं। इन्हें जो है, इनके पीछे वाले लोगों को, इनकी हिम्मत नहीं हो सकती। मैंने सुबह ही बात की हरियाणा के लोगों से, तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि भाई ये यात्रा अगर हर साल निकलती है तो वहां के मुसलमानों को तो बजाय इसके कि उनके हाथ में पत्थर होते, उनके हाथ में फूल होने चाहिए थे। उसमें अगर कोई ऐसे असामाजिक लोग भी होते, वो भी फेल हो जाते। प्राची, मुझे आज अफसोस है इस बात का कि लोग आज, अगर हम वक्त रहते नहीं चेतेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इलेक्शन तो आते हैं और जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि साहब ये 2024 का इलेक्शन है, फला का है, अरे मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो कहां किसी के खिलाफ कोई काम कर रहा है? ये सरकार कहां किसी के खिलाफ कोई भेदभाव कर रही है? मैं ये समझता हूं कि ये शांति और जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसे प्रभावित करने वाले हैं। ऐसे लोगों की खबर करनी चाहिए, कोई भी लोग हों। इससे राजनीति से प्रेरित है ये चीज। उन राजनेताओं की खबर करनी चाहिए जिनका ये सीधे साधे लोग इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, मैं इस बात का जवाब विनोद जी आपसे लूंगी। विनोद बंसल जी, अभी जो हाजिक खान जी कह रहे थे, जो वारिस पठान जी कह रहे थे कि ये तो बस देखने का नजरिया है, दरअसल ये तो राजनीतिक बीज बोए गए हैं और ये सीधा सीधा फेल्योर सरकार का है। सरकार को देखना चाहिए था, प्रशासन को देखना चाहिए था, इसमें किसी धर्म विशेष को जोड़ देने से कुछ हासिल नहीं होगा। प्रिया, धर्म की बात नहीं है, बात हो रही है अधर्म की। प्रीति, बात यह कि देखिए, जो अधर्म के साथ खड़ा हुआ है वही ये पापाचार कर सकता है, वही पाप कर रहा है। और दूसरी बात यह कि जिस तरह से ये राजनीतिक रूप से उसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि ये जो भड़काऊ भाईजान ही तो हैं जिसके कारण ये लोग भड़काऊ आ जाते हैं। एक पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई ये जो गरीब लोग हैं, आखिरकार उनके पास ये हथियार, हौसले और ये जो हमला करने की टेक्निक कहाँ से आई?
ये यही लोग तो मुहैया करवाते हैं। ये जो लोग हैं अभी आपके पैनल पे बैठे हुए, ये 4 में से एक महिला को सहन नहीं कर पा रहे, उनकी बात को सुन नहीं पा रहे, उनकी बात को आगे बढ़ने की तो बात अलग है, उस पर एक जातिगत हमला कर रहे हैं। यही इनकी मानसिकता का परिचायक है। मैं कहता हूं काजल हिंदुस्तानी जैसी देश प्रेमी बहन, और उसके ऊपर आप इस तरह के लालछन लगाओगे, इस तरह की बेहुदा बातें करोगे, ये अशोभनीय है। एक बात। दूसरी बात ये देखिए, मेवात के बारे में किसको नहीं पता कि मेवात अभी जमातियों का अड्डा बना हुआ है। मेवात में लगातार रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। हमने सरकार को भी कहा है, आप देखिए कि 2 बार हमारी जो कमीशन की रिपोर्ट भी उसमें आई है। अभी पहले जस्टिस GD बख्शी कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद में जस्टिस पवन कुमार ने जो है वो अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री को सौंपी थी। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कहूं, मुख्यमंत्री ने बाकायदा विजिट करके कुछ वादे भी किए थे। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय ने वो काम नहीं किए जो करने चाहिए थे, जो जिसका वो वादा करके गए थे। आज आवश्यकता इस बात की है कि संपूर्ण इस मेवात क्षेत्र को डीप सैनिटाइजेशन की आवश्यकता है। लेकिन ये काम तो सरकारें करेंगी ना विनोद बंसल जी, ये काम तो सरकारें करेंगी। आप लोगों का ये कह देना कि अब हिंदू भी अपनी रक्षा खुद करेगा, देश के अंदर धर्मांतर नहीं चलेगा, हम समझाएंगे, चलेगा, हम संविधान के दायरे में रहेंगे, हमारी बात करेंगे, और तुम कैसे भड़काओगे, जेल में डालेंगे। तीर्थ यात्रा पर हम नहीं चलेंगे, अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। आप अपने लोगों को समझाइए, बुझाइए, और उसके बाद में क्या करेंगे? भारत की राह पर लाइए। तो क्या ये जो पाकिस्तानी मानसिकता नहीं चलेगी, ये अफगानी तालिबानी मानसिकता भारत के अंदर नहीं चलेगी। और ये सोच रहे हो अगर मेवात के अंदर मेवात को हम कोई जातियों की जन्नत बना देंगे, अब नहीं समझने वाले, अब नहीं होने वाला। ये भगवान श्री कृष्ण। अच्छा चलिए ठीक है, वारिस पठान जी, विनोद बंसल जी एक करके बात करिए। चलिए ठीक है विनोद बंसल जी, लेकिन कानून व्यवस्था और देश के संविधान से आगे कुछ नहीं हो सकता है ना। अपने अपने हाथों में हथियार उठा लेने से कोई सोल्यूशन तो नहीं निकलता है, उससे उसका खामियाजा देश को ही भुगतना पड़ेगा। ये इस तरीके से बोलना कि अब हम भी देखेंगे, सर ये अंदाज भी तो सही नहीं हो सकता ना इस देश के लिए। विनोद बंसल जी, आपको सरकारों पर, पुलिस पर तो यकीन करना पड़ेगा ना। कितनी गलत बात है, इनके खिलाफ केस होना चाहिए। वारिस पठान जी, देखिए बंसल जी जैसे लोगों को तो जेल में डालना चाहिए। आप ये बताइए मुझे, इतिहास उठा के देख लीजिए, आदिकाल से लेकर आज तक कभी हिंदू ने किसी पर हमला किया है क्या? मुझे बता दीजिए। हमने किसी की तीर्थ यात्रा पर हमला किया है क्या? हमने किसी के धर्मस्थल को जलाया है क्या? हमने किसी के धर्मस्थल को तोड़ा है क्या? लेकिन हमारे कितने धर्मस्थल और कितने कितने हमने देखा है। अच्छा चलिए ठीक है सर, आप एक दूसरे के बीच में बोलते रहेंगे, चर्चा से कुछ निकलेगा नहीं। मैं हाजिर खान जी, सर एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रही हूँ काजल जी फिर आपके पास। हाजिर खान जी, अभी जिहादी है कौन या जिहादी सोच पैदा कर कौन रहा है, ये नफरत के बीच भर कौन रहा है? मेरा सवाल घूम फिर कर यही है। हम सब यहाँ बैठकर जरूर कह रहे हैं कि एकता की बात होनी चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। अब देखिए ना, इतनी बड़ी भीड़ को पत्थर किसी ने तो हाथ में पकड़ाए होंगे ना, किसी ने तो बताया होगा ना कि मंदिर में लोग हैं, फायरिंग करिए उन पर। देखिए प्राची जी, बात यह है कि घटना की निंदा की जाना चाहिए, नंबर 1 बात तो ये होना चाहिए। नंबर 2 बात यह है कि आप एक तरफा मंदिर की दिखा रही हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, जिस मौलाना को मस्जिद में जाके मारा गया वो इस घटना में शरीक था? नहीं शरीक था, लेकिन एक मूव ने जाके वहाँ उनके घर में घुस के, मस्जिद के अंदर घुस के उसे कत्ल कर दिया। तो ऐसी घटनाओं की निंदा होना चाहिए, चाहे वो मंदिर पे करने वाले हों या मस्जिद पे। लेकिन जब कोई किसी कातिल की हिमायत करता है तो अब मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क का वातावरण खराब होता है, हमारे प्रदेश का और पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। 250 चर्च जो जले हैं मणिपुर में, 15-20 मंदिर जले हैं, 150 लोग मर गए हैं पूरी दुनिया में। यूरोपीय यूनियन ने 27 देश मुल्क मुखालफत कर रहे हैं। क्यों? क्यों? हमारे एडमिनिस्ट्रेशन फेल रहा। हम ये कहते हैं कि घटना कोई सी भी हो, कोई भी करे, मुसलमान करे, हिंदू करे, और राष्ट्र को नुकसान पड़े, ये राष्ट्र की संपत्ति चल रही है, जो कारें चल रही हैं ये एक आदमी की नहीं है बल्कि इस राष्ट्र की है, हिंदुस्तान की है। और मैं कहूँगा कि जो जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख, और जैसा करोगे पाओगे वैसा। ये कानून कुदरत है। आप जब नफरत बेचोगे, नफरत फैलाओगे, कौन तो नफरत मैं यही पूछ रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ विनोद बंसल जी, जो माने सर कह रहा है, शोभा यात्रा पर, सर एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुकिए। अगर शोभा यात्रा पर कोई पथराव करेगा, शोभा यात्रा पर अगर कोई पेट्रोल बम से हमला करेगा, अगर मंदिर में घेर कर किसी को मारने की कोशिश करेगा, तो वो क्या गुस्सा जाहिर नहीं करेगा अपना, बताएगा नहीं अपनी बात? वो
मस्जिद में जाके निर्दोषों को मार देगा, मस्जिद निर्दोष को मार देगा? क्या कहना चाहती हैं? मस्जिद के अंदर मस्जिद पर हमला हुआ, मस्जिद पर हमला हुआ ये भी गलत है, मस्जिद पर हमला हुआ ये भी गलत है, लेकिन क्या आपको लाइसेंस मिल गया? क्या आपको लाइसेंस मिल गया? सर सुनिए, क्या आपको लाइसेंस मिल गया? बार बार मोनू मानेसर का जिक्र करने के बाद क्या आपको लाइसेंस मिल जाता है कि एक पूरी की पूरी मॉब उठकर शोभा यात्रा पर हमला कर देगी? नहीं मिलता, किसी को भी अधिकार नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेल है। हम ये कहते हैं परमिशन जो है इस यात्रा की हमेशा होती रही, आज भी हो रही है, तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी थी, पुलिस प्रशासन को। अगर ये तो इंटेलिजेंस का फेल्यूर है कि आपको इतना बड़ा मूव दोनों तरफ से इकट्ठे हो रहा है, मोनू मानेसर जो है व्हाट्सएप पे अपनी डायलॉग बोल रहा है, तो इसमें संज्ञान लेना चाहिए था पुलिस को। अगर पुलिस मौके पे होती तो कोई घटना नहीं होती। काजल हिंदुस्तानी, ये दोनों तरफ से भड़काने की बात है और इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं, जो वहां रहने वाले लोग हैं, जो अपने घरों में कैद हो गए थे। प्राची जी, एक बात जो इस डिबेट में बार बार सुनने को मिल रही है और पर्टिकुलर मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी मुझे जो सुनने को मिली है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, ये गवर्नमेंट का फेलियर है। पहली बात और पहला तो बात ये निकलता है कि गवर्नमेंट या इंटेलिजेंस को आप साइड में रखिए, हिंदू को अपने ही देश में त्योहार मनाने से क्यों रोका जा रहा है? ये पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप पत्थरबाजों को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो कि भाई पुलिस ने अपना काम, पर पुलिस को सुरक्षा देने की नौबत ही क्यों पड़नी चाहिए? प्रश्न तो ये है ना, क्यों ये देश सिक्योर नहीं है हिंदुओं के लिए? क्यों इस देश में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होती है? कल मोनू मानेसर की बात चल रही है, नफरत फैला रहा है, क्यों नहीं भड़केंगे लोग? ऐसी चीजों को कंडेम पुलिस को करना चाहिए था। इतनी तमीज नहीं है कि जब कोई एक बोलता है तो उसके बीच में पोक नहीं करते हैं। मैडम सवाल किया मैंने, बोल नहीं रहा, मैं सवाल किया वाले है ना, तो अपनी थोड़ी तमीज और तहजीब का चश्मा तो आपके मुंह से निकलने वाला हर अल्फाज बता रहा है कि आप कितनी तमीजदार हैं। मैंने सवाल किया मैडम, मैंने आपसे सवाल किया, लेकिन आप अपनी जुबान से भाषा बोल रही हो, वो भाषा आपकी तमीज की नहीं है। रुक जाइए प्लीज हाजिक खान जी, रुक जाइए। मैंने तो सवाल किया। ठीक है हाजिक खान जी, शेर और शायरी का बहुत शौक है ना, कि वो वक्त भी देखा है तारीखों की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीखों की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। आज हिंदू 1947 की गलतियों की सजा आज तक भुगत रहा है। मैं सफीकुर रहमान के बर्क की कल की स्टेटमेंट आपको बताती हूँ, वो क्या बोला। क्रिया की प्रतिक्रिया, कौन सी क्रिया मेवात में हिंदुओं ने दे दी? हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। मेवात में 84 गांव ऐसे हैं कि जिसमें 100 से ज्यादा तो हिंदू विहीन हो गए और 84 गांव ऐसे हैं। ठीक है, लेकिन काजल जी इसमें आप पुलिस और एलआईयू को साइड नहीं रख सकते हैं ना। इतनी बड़ी घटना अगर वहां प्लान हो गई, सर एक मिनट रुक जाइए मैडम, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड रुक जाइए। इतनी बड़ी घटना वहां पर प्लान हो गई तो पुलिस को पता तो चलना चाहिए था ना, एलआईयू को पता तो चलना चाहिए था ना कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं। घटना होने क्यों दें? हम एक बात बताती हूँ, जूनागढ़ का केस बताती हूँ आपको, गुजरात का अभी का पिछले महीने का है। एक अवैध अतिक्रमण के ढांचे को हटाने की सरकार ने नोटिस दी, वहां के लोकल प्रशासन ने नोटिस दी। उस नोटिस पर जूनागढ़ में रात को इन लोगों ने आतंक मचाया है। ब्रेन डेड ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बीज की जिहादी गैंग ने पुलिस को मारा है। अब बताओ, अवैध अतिक्रमण हटाने पर इन लोग पुलिस को क्यों मार रहे हैं? वो पत्थर कहाँ से आए? इन लोगों ने पूरी प्लानिंग करी, पूरी प्लानिंग करने के बाद इन्होंने पत्थर ऐसी जगह। ठीक, काश्मी साहब चलिए, ठीक है काजल हिंदुस्तानी जी, ऐसे लोगों को समझाने की बजाय, ठीक है प्लानिंग के साथ हो रहा है ठीक है काश्मी साहब, ऐसे लोगों को समझाने की बजाय, टारगेट करने की बजाय, एक सेकंड रुक जाइए मैडम, इन लोगों को टारगेट करके ये बताया क्यों नहीं जा रहा है या समझाया क्यों नहीं जा रहा कि आपके हाथ में अगर कोई पत्थर भी पकड़ा रहा है, आपके हाथ में अगर कोई मोटरार भी पकड़ा रहा है तो ये गलत है। सामने जो लोग गुजर रहे हैं वो आपके अपने लोग हैं, इस देश के लोग हैं। प्राची जी, तब तो ये कहते हैं ना कि भाई 15 यही मिनट बदनसीबी इस देश की है और मुस्लिम समुदाय की है कि 1947 के बाद मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और इनके अशिक्षा का खूब फायदा उठाया। विकास के नाम पर इन्हें भड़काया और हिंदू मुसलमानों के नाम पे भड़काया, आरएसएस के नाम से डराया, बीजेपी के नाम से डराया। आज यही लोग सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं और फिर कौन सी ऐसी वजह है कि जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई आप करने क्या जा रहे हैं। आज देश में शांति है तो बच्चे पढ़ लिख करके आगे आ रहे हैं, यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं। आज आप देखिए कि जामिया मिलिया इस्लामिया को मेडिकल कॉलेज मिला है, यानी हम
अगर हमारा देश विकास की तरफ अग्रसर है तो मुसलमानों को फायदा पहुंच रहा है। ये मुख्य धारा से काटने का एक षड्यंत्र है और मुसलमानों को समझना चाहिए कि जो नेता हैं ये तुम्हें 75-76 साल से तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर तुम कब जागोगे? हिंदू और मुसलमान नहीं, जब हमारे बड़ों ने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था तो हम एक माँ बाप की संतान, एक ईश्वर का परिवार हैं। हम यानी संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, वादहुला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से तो सब कासमी जग साहब उपजे। देखिए, ये बात आप समझ रहे हैं, यहाँ पर एकता की बात हाजिक खान कर रहे हैं, यहाँ पर सब बात कर रहे हैं कि देश में एक सेकंड में ये कहना चाहता हूं, हम ये संदेश क्यों नहीं पहुंचा पा रहे आम लोगों? मैं ये कहना चाह रहा हूं प्राची बहन आपसे कि आखिर ये हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, मारने वाले का मरने वाले से रिश्ता है, हम हिंदू और मुसलमान नहीं। आज इन लोगों को बहकाया किसने है, किसने इस्तेमाल किया, किसने इनके हाथों में पत्थर दिए हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसकी जांच करने के बाद जो भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। और मुसलमानों से कहना चाहता हूं, हिंदुओं से भी कहना चाहता हूं कि भाई ये देश हमने बड़ी मुश्किल से, हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियां देकर आजाद कराया है, इसकी अहमियत को समझिए। उसकी अहमियत को अगर नहीं समझेंगे तो नुकसान होगा। मैं तो अपील करना चाहूंगा सारे लोगों मेरे पास समय से समाप्त कि हो आप गया है, शांति को बनाए रखें। समय समाप्त हो गया विनोद बंसल जी, समय समाप्त हो गया। ये शांति बनाए रखने की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन शांति बन नहीं पा रही, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।